हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 2 के इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इसका जो उत्तर होगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजनी को क्या कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव भी है आप लोग का कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसको कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तो पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने किसकी सदस्यता ग्रहण की थी? तो कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की थी। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। उसके लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई थी। वो जितने भी लेख लिखा करते थे, उनके लेखों से इटली के लोगों में क्या आया था? उत्साह और राष्ट्रीयता, इनकी भावना विकसित हुई थी। 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। 1830 से 31 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया था। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव भी कई बार आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिला। मेजनी जो है, उन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया था। यंग इटली का और यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था 1830 और 31 ईस्वी में। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को कौन मुक्त कराना चाहता था? तो मेजनी। मेजनी जो है, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या कराना चाहता था? मुक्त कराना, आज़ाद कराना चाहता था। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया। 1848 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? इटली के एकीकरण का बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि इटली का एकीकरण किया जाए, किंतु वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा, मतलब इटली छोड़ करके जाना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने किसकी सदस्यता ग्रहण की? तो कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। वो कैसे विचारों का था? तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और क्या थे वे? तो साहित्यकार भी थे। उसके लेखों से कौन से लोग प्रभावित हुए थे? तो इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई थी। 1830 से 31 में उन्होंने क्या किया था? जो विद्रोह हुआ था, उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। वो और ऑस्ट्रिया के प्रभाव से किसको मुक्त कराना चाहता था? तो इटली को मुक्त कराना चाहता था। 1848 ईस्वी में क्या कराना चाहा? तो इटली का एकीकरण कराना चाहा, लेकिन बस असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, तो उसे इटली छोड़ करके जाना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। गैरीबाल्डी के कार्यों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 2। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया था। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया? तो गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। गैरीबाल्डी जो है, युद्ध की नीति में विश्वास करते थे। उसने समस्त मृतकों की एक टुकड़ी बनाई, समस्त युवकों की टुकड़ी बनाई। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो गैरीबाल्डी का क्या है? इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया था? तो गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। कौन? गैरीबाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास करते थे। उसने सभी युवकों की, मतलब समस्त युवकों, मतलब जितने भी युवक थे, सभी युवकों की एक टुकड़ी बनाई। सभी युवकों को क्या बनाई? एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए।
इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर सिसिली पर अधिकार कर वह गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कार्बो ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब हम चलते हैं द्वितीय प्रश्न की तरफ। द्वितीय प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया था? तो गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। युद्ध की नीति में कौन विश्वास करते थे? तो गैरीबाल्डी। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। सशस्त्र युवकों की क्या बनाई थी? एक टुकड़ी बनाई जो क्या कहलाती थी? लाल कुर्ती कहलाई। इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वह गणतंत्र की स्थापना की। किसकी सहायता से? तो लाल कुर्ती टुकड़ी की जो गठन बनाया था, उसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार किया। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया था? गैरीबाल्डी की तलवार ने। गैरीबाल्डी क्या करते थे? युद्ध की नीति में विश्वास करते थे। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो क्या कहलाई थी? लाल कुर्ती। और उन्हीं की सहायता से उसने किस पर अधिकार कर लिया? तो सिसिली पर अधिकार कर लिया और वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? गैरीबाल्डी क्या करना चाहते थे? पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कार्बो ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि गैरीबाल्डी ने क्या क्या काम किए थे। तो सबसे पहले गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में जो है, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया था? गैरीबाल्डी की तलवार ने ही पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। उसने क्या चीज़ का गठन किया? तो सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो क्या कहलाया? लाल कुर्ती। यह ऑब्जेक्टिव कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया है? बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। इसकी सहायता से उसने किस पे अधिकार करना चाहा था? तो सिसिली पे। और अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना भी कर दी। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कार्बो ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने। पर्सा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात मतलब फेमस राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री मीन्स चांसलर नियुक्त किया था। पर्सा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। उन्होंने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। यह भी कई बार एमसीक्यू में बिहार बोर्ड में देखने को मिला। यह प्रश्न, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत कर दी। सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया? आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत कर दी, स्ट्रांग कर दी। इसमें सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने किस शक्ति को सुदृढ़ किया, मजबूत किया? सैनिक शक्ति को। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ भी युद्ध किया था। उसने क्या किया था पर्सा के एकीकरण के लिए? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध भी किया था। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पे कौन से राष्ट्र का उदय हुआ था, शुरुआत हुआ था? जर्मन राष्ट्र का। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो सबसे पहले पर्सा के जो राजा थे वो कौन थे? विलियम प्रथम। उन्होंने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? बिस्मार्क को बनाया था। प्रधानमंत्री पूछे या चांसलर पूछे तो किसको बनाया था? बिस्मार्क को।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और लौह भी बोल दिया जाता है इसको, रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया था? तो आर्थिक सुधार के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे क्या और मजबूत हुआ? सैनिक शक्ति मजबूत हुआ। और पर्सा के एकीकरण के लिए उसने किस किस के साथ युद्ध किया? तो डेनमार्क के, ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही, इसके बाद ही क्या हुआ था? यूरोप के नक्शे में कौन से राष्ट्र का उदय हुआ था? तो जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ था। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया तीनों प्रश्न? अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? अभी मेजनी के बारे में थोड़ा हम पढ़े हैं कि मेजनी कौन था। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर व मसीहा कहा जाता है। अभी पढ़े थे, जस्ट पढ़े थे, पहला प्रश्न का जो उत्तर पढ़े हैं उसमें कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। पढ़ा है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। मेजनी को क्या कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। वह सेनापति होने के साथ साथ क्या थे? जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और साहित्यकार भी था। मेजनी का जो उद्देश्य था, मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था। मेजनी का जो मेन मकसद था, मुख्य उद्देश्य था, वो था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण पूरे इटली का एकीकरण करना था। तो मेजनी के बारे में हम जाने कि मेजनी कौन थे और वे क्या चाहते थे। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? वे अलग से पढ़े हैं इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो आते हैं हमारा 5वें उत्तर की तरफ। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या था? विरोधी था, उसके खिलाफ था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के क्या था? खिलाफ था। इटली में वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर समाप्त हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव आपको बनता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। 1866 में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोवा का। तो 1866 में जो सेडोवा का युद्ध हुआ था, तो उसमें ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद, ऑस्ट्रिया के हारने के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया था। उसका जो भी प्रभाव था इटली पे, वो क्या हो गया था? बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब है जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघराज्य था। मतलब उनकी पूरी शक्ति क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। शक्तिहीन मतलब जिसके पास कोई शक्ति ना हो। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघराज्य था। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव बिल्कुल ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो बताए हैं ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या था? विरोधी था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के बिल्कुल ही खिलाफ था। इटली में वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था।
इटली में वेनेसिया और लंबार्डी पर ऑस्ट्रिया का क्या था, अधिकार था। सेल्डोवा का युद्ध 1866 में जब हुआ तो ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से बिल्कुल ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य बन गया, मतलब बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गया, बिल्कुल ही उसकी ताकत क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको इतने प्रश्न के उत्तर समझ में आए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई नहीं हुई। यह हमारी फर्स्ट क्लास थी। अगर इसमें कोई सा भी आपको कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम आगे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इसको देखते समय, वीडियो को देखते समय बुक को अपने पास रखें और जो भी बात आपको इसमें समझ में नहीं आए तो आप अपने बुक में देखें। जो ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर बता ही देते हैं, अपना मिला करके आप उसको पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।